कि थोड़ा और इसको देखें। और कुछ लोगों को लगा था कि हिंदी में थोड़े इंग्लिश वर्ड्स भी हैं, तो मैं जहाँ आऊँगा उसको डाल दूँगा। और आप ये भी कीजिएगा कि इसके बाद जो कुछ प्रश्न आते हैं ना, जो अभी जितना हो पाता है, आप उसको लर्नर्स हब में भी डाल दीजिए। ये प्रश्न आने से बाकी लोगों का भी ध्यान उस पे जाएगा, और जितना होगा उस पे हम वो कर देंगे, वहाँ पे शेयर करेंगे, और फिर इसको हम फिर से कुछ अगले मंडे कंटिन्यू कर सकते हैं। मैं एक बार अपनी स्क्रीन शेयरिंग शुरू कर देता हूँ। जी भैया, मेरा स्क्रीन दिख रहा है अभी? हाँ जी भैया। ठीक है जी भैया। तो कल हमने व्यापक के ऊपर चर्चा शुरू की थी, और कुछ बिंदु कल कवर हुए थे। तो ब्रीफ समरी सहज सुमेर भाई ने भी कहा कि सत्ता व्यापक में संपृक्त जड़ चैतन्य प्रकृति है। शब्दों की अनफेमिलियरिटी थोड़ी रहती है, धीरे धीरे बढ़ जाएगी। तो इसको देखें तो एक व्यापक को जब भी हम देखेंगे तो हम एक इंटरेस्टिंग चीज देखेंगे। इसकी जो भी हम इसको कनोट करने के लिए जो शब्द इस्तेमाल करते हैं, वो सब एक्चुअली इसकी प्रॉपर्टीज है, इस वास्तविकता की प्रॉपर्टीज है। तो व्यापक हो, सत्ता हो, पारगामी हो, निरपेक्ष ऊर्जा हो। सो एंड वी कैन ऑल्सो सी कि जितनी सटल रियलिटी होती जाती है, उतनी सूक्ष्म रियलिटी को हम उसके प्रॉपर्टीज से ज्यादा पहचानते हैं। नाम तो हमारा होता ही है, और वो प्रॉपर्टीज से पहचानने से उस तरफ हम लोग ज्यादा अच्छे से होते हैं। तो अब ऐसा मानिए, अगर आपको किसी को पहाड़ समझाना है और उसने पहाड़ आज तक नहीं देखा, तो आप क्या करेंगे? आप पहले उसकी प्रॉपर्टीज की बात करेंगे, और धीरे 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 उसको हम बिल्ड करेंगे। किसी ने कभी समंदर नहीं देखा है, तो उसकी प्रॉपर्टीज की बात करेंगे। कुछ भाग, और जब हम बोल रहे होते हैं कि एक मानिए कि बहुत बड़ा एक ढेर जैसा है, एक छोटा सा, और वो बहुत ऊंचा होता है, बड़ी बड़ी बिल्डिंगों से भी ऊंचा होता है। हम ये बोलते बोलते एक सेंस ऑफ विजुअलाइजेशन दूसरे में कर रहे हैं। ये चित्रण क्रिया है। मेरे अंदर जो चित्र है पहाड़ का, मैं आपको वो चित्र दे रहा हूँ। तो व्यापक पे जब हम बात कर रहे हैं, तो एक बार हम ये देखें कि व्यापक को समझने की आवश्यकता क्या है। इस पे हम लोग थोड़ी बातचीत कर सकते हैं, ये हमने कल की थी। और व्यापक को कैसे समझा जा सकता है, इन दोनों बिंदु पे बात कर सकते हैं। तो व्यापक को समझने की आवश्यकता क्या है, ये मुझे लगा था कि मैं आपसे आज पूछूंगा, पर थोड़ा वो कि अभी तक आपको क्या लगता है। तो पर इसको देखिए, समझने की आवश्यकता क्या है, तो अस्तित्व की सबसे सूक्ष्म वास्तविकता है, इज द मोस्ट सटल एस्पेक्ट ऑफ रियलिटी। और हार्मनी का, व्यवस्था का आधार भी व्यापक है, और हार्मनी क्यों है, कैसे है, ये भी व्यापक के समझ से स्पष्ट होता है। तो जो ग्राउंड है, जो बेस है, जिसके ऊपर हमको एग्जिस्टेंस समझ में आता है, एग्जिस्टेंस के लॉज समझ में आते हैं, उसका आधार व्यापक है। शुरुआत में हमको लगता है कि इसके नहीं समझने से बहुत चीजें वो नहीं होंगी, पर थोड़ी देर बाद लगेगा कि इसके फिटमेंट से बहुत सारे और सवाल अपने आप ही उत्तरित होना शुरू हो जाते हैं। दूसरा, इसको ज्ञान इंद्रियों से समझेंगे, सॉरी, इसको हम इंद्रियों से समझेंगे कि कैसे करेंगे। तो ज्ञान जो देखते हैं, नॉलेज जो है, उसको हम कितना सेंसेस से समझते हैं, कितनी उसको, उसकी और सटलिटी की क्या वेरिएशन होगी, उसको हम देख सकते हैं। दो विधियां यहाँ बात की गई होंगी। कल बहुत सारे डिस्कशन साइंस पे, डार्क मैटर फिजिक्स पे आपने यहाँ भी किया था, वहां भी किया था। तो हम देखते हैं कि इंद्रिय गोचर विधि जो होती है, जो सेंसेस बेस्ड होती है, और जो ज्ञान गोचर है, इन दोनों में से कौन सी विधि को यूज करके हम लाइफ की सकल रियलिटीज को समझ सकते हैं। हम साइंस के एज में हैं, और साइंस ने एक लेवल पे बहुत अच्छा काम किया है। साइंस ने जो मटेरियल है, जो फिजिकलिटी है, उसकी जो डिटेलिंग है, उसके इंटरकनेक्शन है, उसको बहुत अच्छे से देखा है। पर जब हम ये देखें कि व्यापक को कैसे समझा जा सकता है, तो हम क्या क्या समझते हैं और कैसे समझते हैं, इसको देखते हैं। मटेरियल और चीजें जो है, इसको हम कैसे समझते हैं? इसको हम सेंसेस से समझते हैं, है ना? तो मैं आपसे पूछूं कि आपको अपने कमरे के बाहर क्या दिख रहा है, तो आप बताएंगे कि अच्छा है, एक पेड़ है, बहुत सारे हरे पत्ते हैं, उसमें काफी बड़ा है, तना मोटा है उसका, और एक सफेद बिल्डिंग दिख रही है सामने। ये जब हम बोल रहे हैं, हम जो चीजों को देख रहे हैं उसको शब्द दे रहे हैं, रंग के लेवल पे, रूप के लेवल पे, आकार के लेवल पे, और कुछ चीजें हम एक दूसरे के साथ पहचानते हैं। तो मटेरियल चीजें पांचों सेंसेस के डोमेन में हम उसको एक्सप्लेन करते हैं, उनकी प्रॉपर्टीज, उनके कुछ क्वालिटीज। ये एक और चीज जो हम समझते हैं, वो है भाव। अभी हमको विश्वास और सम्मान समझाना है, तो क्या हम उसके रूप, रंग, आकार की बात करेंगे, कि हम कुछ और बात करेंगे? तो देखते हैं, हम ये नहीं बोलेंगे अच्छा विश्वास कैसा होता है, वो लाल का है, वो इस चीज का बना है, वो नहीं हो।
विश्वास जैसे ही हम भाव की बात आ गई तो उसका एक्सप्लेनेशन का एक पैराडाइम अलग होगा। तो हमको ये भी देखना है कि जिस टाइप की रियलिटी वास्तविकता पे हम बात कर रहे हैं, उस ऑटोमेटिकली हम हमारा जो बातचीत का वो रहता है पैराडाइम, जो बातचीत का आधार रहता है वो वहाँ बदल जाता है। और ऐसा होता भी है। जैसे ग्लास टूट गया और विश्वास टूट गया, ये दोनों एक ही तरह की घटनाओं का एक्सप्लेनेशन होगा कि इसमें अलग-अलग चीज़ें हैं। ग्लास टूटना एक चीज़ हुआ, आप आराम से उसको बता सकते हैं। विश्वास टूटने में बहुत सारी और कॉम्प्लेक्स लेयर्स आ जाती हैं। तो उसमें जीवन कैसे दिखता है, भाव क्या था, पहले क्या था, अब क्या हुआ। तो जैसी वास्तविकता जिस पे हम बात कर रहे हैं वो बदलती है, उससे बातचीत करने का दायरा, समझने का दायरा भी बदलता है। तो अगर कोई आपसे पूछे, अग्रे से म्यूट कर लें, थोड़ा डिस्टर्बेंस हो रहा है, किसी की आवाज़ आ रही थी बीच में। जी, जी, धन्यवाद। तो विश्वास सम्मान का हम ये नहीं पूछते कि इसका रूप रंग क्या है, हमको अटपटा लगता है क्योंकि हम ये समझ चुका, स्पष्ट हो चुका है कि इसको समझने का तरीका अलग होता है। तो कुछ चीज़ हमें आँख से दिखती है और संवेदनाओं से स्पष्ट होती है, कुछ हमें महसूस होती है और कुछ सूक्ष्म है, उससे भी और सटल है। तो जैसे समझ जब हम कहते हैं, व्यवस्था कहते हैं, मैं कहता हूँ एक शांत आदमी, तो जब मैं आपको एक शांत कहता हूँ, शांति कैसे दिखती है? आदमी दिखता है, तो शांति हम शांत आदमी हम बोलेंगे कि आदमी है जो ध्यान में ऐसे बैठा हुआ है, सफ़ेद कपड़े पहने हुए हैं। तो हम बार-बार शांति को कुछ ऐसी फ़िज़िकल चीज़ें डाल रहे हैं कि हमारे चित्रण में वो समा पाए। हमको ये भी देखना होगा और इस बात को स्वीकारना होगा, चित्रण की सीमा है ऐसा नहीं है, पर चित्रण क्रिया अपने में एक क्रिया है। हम समझते हैं या मानते हैं कि अंकित भैया, जी अंकित भैया। भैया, ये जी भैया। एनडीपी नारायण दास नाम से जो भी है वो म्यूट कर लेंगे, वो आवाज वहीं से आ रही है बार बार। अच्छा भैया। एनडीपी नारायण दास जी। जी। तो तो हम बार-बार किसी चीज़ को उसका चित्रण में हम किसी चीज़ को शब्द दे रहे हैं, उसको बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो जो भी हम में कामना आती है, जैसे हमने बोला एक ऐसी चीज़ जिसका फॉर्म नहीं है। जैसे ही हम बोलते हैं फॉर्म नहीं है, तो चित्रण में फॉर्म चीज़ आती है। अभी हम क्या करेंगे, तो अभी हम उसकी क्वालिटीज़ को पहचानने की शुरू करेंगे। तो इसलिए ये भी समझ में आता है कि अलग-अलग फैकल्टीज़ हैं। तो ये पहले कुछ हफ्ते पहले बात हुई थी, कि जैसे पैर चलता है, नाक सूंघती है, आँख देखता है, वैसी जीवन की अलग-अलग क्रियाएँ वास्तविकता के अलग-अलग डायमेंशन को पहचानती हैं। तो चित्रण एक लेवल की चीज़ों को पहचानता है और साक्षात्कार बोध और ऊपर आते हैं ये और उससे गहरी सूक्ष्म रियलिटीज़ को पहचानते हैं। तो व्यापक जो है वो सबसे सूक्ष्म वास्तविकता है, जीवन से भी सूक्ष्म है। तो इसके रंग, रूप, आकार से इसको पहचानेंगे कि इसका क्या भाग है जो हमको महसूस होगा और कौन-सी चीज़ महसूस होगा। जैसे भाव महसूस होता है, वैसे ही महसूस होता है कि इसकी जो क्रिया इसको महसूस करती है वो अलग है। तो कल बात हुई कि आत्मा है जो व्यापक को का अनुभव करती है। उसको हम महसूस शब्द नहीं करते, उसको हम अनुभव शब्द करते हैं। तो अस्तित्व में जो अनुभव की बात कर रहे हैं, एक घटनाओं का अनुभव हुआ और एक व्यापक का अनुभव हुआ। सबसे सूक्ष्म क्रिया है। हम अनुभव दोनों जगह इस्तेमाल करते हैं। एक जगह हम घटनाओं का इस्तेमाल करते हैं कि मैं सुबह बस में गया, आज मुझे ट्रैफिक मिला या मुझे ज़ूम पे बातचीत करने का अनुभव है। हम इसको यूज़ करते हैं एज़ एक्सपीरियंस और एक एक्सपीरियंस यूज़ करते हैं जो रियलिटी का एक्सपीरियंस है। तो इस पे हम थोड़ा और ध्यान देंगे और गहराई से देखेंगे कि धीरे-धीरे व्यापक को कैसे समझा जाए। तो एक आग्रह यहाँ से ये है कि पहले उसकी हम क्वालिटीज़ के एट्रिब्यूट्स को देखें और धीरे-धीरे फिर वो कैसे फैलता है और शुरू में इकाई और व्यापक के हम दोनों को साथ-साथ देखते हुए जाएँगे ताकि वो और स्पष्ट होगा। कल हमने इनमें से कुछ बिंदु बात किए, मैं अभी इसको रन थ्रू नहीं करता हूँ, मैं थोड़ा आगे की बात करता हूँ, फिर हम वापस आते हैं। तो जब व्यापक को देखते हैं, तो एक सवाल आता है, इकाइयों के बाहर व्यापक है, आस-पास व्यापक है या व्यापक में इकाइयाँ हैं? तो जैसे हमने जो ये वाला चित्र देखा था, स्पेस का, तो इसमें हमको लगता है कि इकाइयाँ हैं, सन दिख रहा है, प्लैनेट्स दिख रहे हैं और जो भी खाली स्थान दिख रहा है बीच में, पूरा का पूरा, एम्प्टी स्पेस, उसको हम स्पेस कह रहे हैं, उसको कह रहे हैं कि वो व्यापक है। तो एक सवाल आता है कि क्या नथिंगनेस कुछ नहीं होने को हम स्पेस कह रहे हैं? तो कह रहे हैं जो कुछ नहीं जिसको हम कह रहे हैं वो भी एक वास्तविकता है। वो इकाई जैसी नहीं है, वो अलग वास्तविकता है और जहाँ भी हमको खाली स्थान दिख रहा है एग्ज़िस्टेंस में वो वहाँ पे वो उसको कहेंगे वहाँ पे व्यापक है या स्पेस है। अभी ये जब हम प्लैनेट और सन मून को देखते हैं तो दिखता है कि आस-पास है, उसका एक शेप बना हुआ है। जहाँ शेप खत्म होती है वहाँ उसके बाद व्यापक है हमको दिखता है और वो दिख रहा है वो एंडलेस भी है, वो कहाँ जाके रुक रहा है पता नहीं। और इससे हमको ये भी एक इमेजिनेशन आती है कि जैसे पत्थर को पानी में डाल दिया है, तो पत्थर के आसपास पानी, पत्थर पानी में डूबा हुआ है।
ये बात यहाँ तक भी मैच होती है कि व्यापक में इकाइयाँ डूबी हुई हैं, मतलब उसके आसपास पानी है, वो घिरी हुई है। एक और चीज़ जो यहाँ पे है कि व्यापक इकाइयों के अंदर भी व्यापक है। अंदर का होना मतलब व्यापक है, उसमें इकाइयाँ हैं, तो इकाइयों के आसपास स्पेस है और उसके थ्रू एंड थ्रू भी स्पेस है। तो इसका क्लोजेस्ट एनालॉजी एक निकलता है, वो निकलता है कि अगर हम रूई को लें, क्लोजेस्ट एनालॉजी बोल रहा हूँ, सबसे पास का उदाहरण, पूरा उदाहरण नहीं है, एक लेवल पे हम उदाहरण भी अपने चित्रण में मैच करने के लिए करते हैं, इसलिए जीवन क्रिया बड़ा इंटरेस्टिंग होता है। हम जो एजुकेशन में भी हैं, तो हम देखें कि बार बार हम जो बोल रहे होते हैं, विजुअलाइज करवा रहे होते हैं, हम एक्चुअली एक चित्रण क्रिया को हम लोग, उसकी जो प्यास है उसको हम फुलफिल कर रहे होते हैं। तो जो रुई है उसको अगर हम पानी में डाल दें, तो हम ये कहते हैं कि आसपास भी पानी है और रुई के अंदर भी पानी है, उसको कहते हैं वो भीग गया है उसमें। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि व्यापक इकाइयाँ व्यापक में भीगी भी हुई हैं, तो आसपास भी हैं और थ्रू एंड थ्रू भी है, ये एक बड़ी चीज़ है। तो हम क्या करेंगे, रोज़ व्यापक की 2 एस्पेक्ट्स को लेके बातचीत करेंगे। आज कुछ एस्पेक्ट्स को लेके बातचीत करते हैं, मंडे से वी विल कंटिन्यू, तो इसमें 8-10 एट्रिब्यूट्स हैं, उसको एक-एक करके करेंगे। तो आज हम जो करेंगे वो ये करेंगे कि जब हम कहते हैं कि ये वो कि वो आस-पास भी है, थ्रू एंड थ्रू भी है, उसका मतलब क्या है? तो एक बात तो हम लोग ऑलरेडी एस्टैब्लिश कर चुके हैं बातचीत में, कि स्पेस जो है, उसका हमको कोई छोर नहीं दिखता, उसका कोई किनारा नहीं दिखता। और इमेजिन भी कीजिए, किसी बच्चे को बोलें कि आप इमेजिन करो कि इस धरती के बाहर क्या है, तो बोलेगा बहुत सारे प्लैनेट्स हैं, और दूर जाओ, खाली स्पेस कहाँ तक फैला हुआ है, खालिस्तान। वो जाएगा, जाएगा और फैलाएगा और फैलाएगा, कल भी बात हुई थी। तो कहीं न कहीं जाके लगेगा हाँ, एक दीवार जैसी कुछ आ गई है या फिर कुछ एंड आ गया है, मतलब उसकी खूबसूरत भी कुछ होगा। तो दिखता है कि सडनली कल्पनाशीलता में एंडलेसनेस समाती नहीं है। साढ़े 4 क्रिया में एंडलेसनेस, किसी चीज़ का असीम होना नहीं समाता, क्योंकि चित्रण क्रिया को सीमा चाहिए उसका शेप देखने की। तो मतलब हमारी ऊपर की क्रियाओं का भी ये उनकी आवश्यकता, उनकी उनकी नीड इसलिए दिखती है, क्योंकि चित्रण क्रिया में वास्तविकता का कुछ भाग समाता है, कुछ भाग ऊपर की क्रियाओं से और स्पष्ट होता है। तो जो समय और स्थान, देश और काल के परे जो वास्तविकता है, which are universal, which are timeless and which are irrespective of time and space, इनका चित्रण करने में थोड़ी हमको शुरू में मेहनत होती है, बिकॉज़ हमको चित्रण करने की बार-बार नीड है, और बॉटल, मोबाइल, पेन, नोटबुक, इस सब का हम शेप देख सकते हैं। तो संपृक्तता को समझने जाएँ, तो एक हम देखेंगे कि हमारे इमेजिनेशन में भी हम ऐसे करते थे कि हम स्पेस को इमेजिन करते हैं, और स्पेस को इमेजिन करेंगे तो ऐसे देखेंगे कि ऐसी एक वास्तविकता है जो ट्रांसपेरेंट है और जिसमें इकाइयाँ हैं, और इसमें एक और चीज़ देखेंगे कि व्यापक में इकाइयाँ हैं और उसके अंदर होने से इकाइयाँ व्यापक के बाहर नहीं जा सकती। तो क्या होगा फिर, आपका व्यापक का जो इमेजिनेशन होगा वो पूरी जगह फैल जाएगा, ऊपर-नीचे हर जगह पे। तो दिखेगा कि वो फैला हुआ है पूरा, उसके एंड्स पे नहीं जाते अभी, और उसके अंदर इकाइयाँ हैं। तो जैसे पानी के अंदर पत्थर है, तो वो उसके अंदर डूबा हुआ है, क्योंकि पत्थर पानी के बाहर नहीं है। उसी तरीके से व्यापक में इकाइयाँ डूबी हुई हैं, इसलिए हम एक डूबा शब्द इस्तेमाल करते हैं। ये डूबा और भीगा घेरा इसलिए भी इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि जो अभी का कंटेंट है, ये जीवन विद्या का परिचय शिविर है। आप में से जो लोग मध्यस्थ दर्शन को और अध्ययन करना चाहते हैं, इसकी डेप्थ को देखना चाहते हैं, और तो ये वर्ड्स जो हैं वहाँ पे और जाके और ये उनकी और बारीकियाँ निकल के आती हैं, जो आगे ये वाङ्मय की किताबें हैं, दर्शनवाद शास्त्र है। तो इकाइयाँ व्यापक में इकाइयाँ हैं, और इकाइयाँ व्यापक से बाहर नहीं है, जो पहला पॉइंट है, इसलिए कहेंगे कि व्यापक में इकाइयाँ डूबी हुई हैं। डूबे होने से हम सब अगर एक ही मीडियम में डूबे हुए हैं, तो हम एक-दूसरे को पहचान पाते हैं। हमारे पास इंटरैक्शन का, पहचानने का, निर्वाह करने का एक मीडियम है। तो हम ये देख सकते हैं कि एक-दूसरे को पहचान पाना, निर्वाह कर पाना, समझ पाना, और कुछ चीज़ जो मेरे सामने आँखों के सामने नहीं है, फिर भी मैं उसको कैसे समझ पा रहा हूँ, तो ये समझ में आता है कि व्यापक में डूबे होने से हर इकाई को समझने की ताकत हमें रहती है, वो प्रत्यक्ष हो या ना हो। तो डूबा ये हुआ। दूसरा हुआ कि जैसे ये पेन लिए हम, तो व्यापक इसको घेर के भी रखा हुआ है। घेर के मतलब क्या है? एक तो है कि ये पेन का शेप कैसे होता है, तो हम कहते हैं पेन का शेप इसलिए क्योंकि इसका एटॉमिक स्ट्रक्चर, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर एक तरीके का है। फैक्ट्री में इसको यहाँ से शेव किया, यहाँ से शेव किया, और इसको ऐसे यहाँ बाइंडिंग की है, तो ये है। तो एक तो ये चीज़ है। दूसरा ये भी है, अगर ये और ये के बीच में व्यापक नहीं होता,
दूसरे के अंदर मौजूद है। तो स्पेस ये भी करता है कि स्पेस इकाइयों को एनक्लोज या घेरे भी हुए है, और इसलिए इकाई का फॉर्म स्पष्ट होता है, इकाई का एक शेप स्पष्ट होता है, और इकाइयों में एक मिनिमम निश्चित दूरी भी रहती है, क्योंकि यहाँ प्रपोजल है कोई भी इकाई व्यापक से कॉन्स्टेंटली घेरे हुए, इवन एन एटम। तो स्पर्श नहीं हो रहा है, बीच में व्यापक है, पर एक्सचेंज और इंटरेक्शन हो रहा है। तो घिरे होने से एक संरक्षण है, इकाइयां आपस में मिलती नहीं है, मिलती हैं तो मॉलिक्यूलर फोर्सेस से मिलती हैं, पर अपने आप अनलेस उनमें एक मिलन होने का एक नियम ऑपरेट कर रहा है। इकाइयों का संरक्षण एक लेवल पे है। इसलिए भी कहते हैं कि फंडामेंटली कुछ चीज खत्म नहीं होती इकाइयों में, वो बस अपना शेप बदलते रहती है। बिकॉज फंडामेंटली डीप डाउन एन इकाई कांट, वो खत्म नहीं हो जाएगा, वो अपना शेप बदलेगा, एक और एक और चीज का पार्ट बन जाएगा। तो घिरे होने से हमको ये समझ में आता है। और तीसरा कि इकाइयों के आर पार व्यापक है। तो अभी जब मैं हाथ हिला रहा हूँ तो हवा चल रही है, पर व्यापक है और मेरा हाथ उसके आर पार है। इसको अगर हम इमेजिन करें तो फिर समझ में आता है कि गीगापन बहुत सटल लेवल पे है। वो अभी शुरू में इसलिए भी मुश्किल लगता है क्योंकि इकाई के हिलने से व्यापक हिलता है, तो ये मोबाइल फोन से ये आगे नहीं जा पाएगा, या ये हवा को हिलाएगा। पर अगर व्यापक में हाथ है ऐसा माने तो हम देख सकते हैं कि हाथ व्यापक में फ्लुएंट हुए। तो इसका क्लोजेस्ट एग्जाम्पल जो है वो है पानी में रुई। वो भीगापन जो उसमें है, भीगा भी है, डूबा भी है और घेरा। और भीगे डूबे घेरे होने से बहुत सारी और चीजें होती हैं, जैसे पहचानना, निर्वाह करना, समझ पाना डूबे से। घिरे होने से इकाइयों का एक फॉर्म होना, उनका उनका एक सिक्योरिटी प्रोटेक्शन, एक संरक्षण होना, और भीगे होने से ऊर्जा होना। तो हमने सुमेर भाई ने भी मेंशन किया, व्यापक को हमने इक्विलिब्रियम या निरपेक्ष ऊर्जा कहा। निरपेक्ष ऊर्जा जब इकाइयों के आर पार है तो उससे सब इकाइयां ऊर्जित है, वे एनर्जाइज। पर इकाइयों की ऊर्जित होने से निरपेक्ष ऊर्जा में ऊर्जा कम ज्यादा नहीं है। उसका फिनोमेना क्या है उसको धीरे धीरे और देखेंगे। तो भीगा, डूबा, घेरा, इन तीन एस्पेक्ट्स को अगर हम देख पाए तो उसमें होना, सब डूबे हुए हैं तो उससे बाहर नहीं है, सब उससे सराउंडेड है, घेरे हैं, जिससे हमारा फॉर्म, शेप और निश्चित दूरी मेंटेन होती है। और भीगा होना, तो व्यापक हमारे आर पार है, और इसलिए क्योंकि वो हमारे सब जगह और अंदर भी है, इसलिए खून में जैसे लाल पानी में रुई डूबेगा तो उसके अंदर भी लाल हो जाएगा, बाहर भी लाल हो जाएगा। खारे पानी में कुछ चीज डालेंगे तो खारा हो जाएगा, जैसे रसगुल्ला भी होता है, उसके अंदर भी रस भरा होता है। तो भीगी की कुछ कुछ एग्जाम्पल से ले सकते हैं। तो इसी कंप्लीट चीज में भीगे होने से हमारा क्या होगा, कंप्लीट चीज में से सराउंड होने में, उसमें होने में, और उसके आर पार होने से हमें भी कंप्लीटनेस की एक चाहना, एक चेष्टा बनी रहती है। तो इसलिए अंदर भी हारमोनी की चाहना है, बाहर भी हारमोनी व्यवस्था की चाहना है। इसलिए एक मूल चेष्टा कल हमने बात की, जस्ट बाय द प्योर वर्च्यू ऑफ एंटिटीज बीइंग सबमर्ज्ड इन स्पेस। इकाइयों के संपृक्त होने से ही इकाइयों में दो चेष्टा हमको दिखाई देती है। मूल चेष्टा अंदर, अपने अंदर व्यवस्था में होना चाहते हैं, और व्यवस्था में भागीदारी करना चाहते हैं। तो एक और बिंदु मैं इसमें आज जोड़ देता हूँ, फिर चर्चा की तरफ चल सकते हैं। तो अभी ये बिंदु को सिर्फ देखें तो इकाइयों के हिलने से इकाई हिलती है, पर इकाई के हिलने से व्यापक नहीं होता। ये इमेजिनेशन में हमारे आ जाए। जैसे अभी मेरे को लग रहा है खाली स्थान है, पर ये हवा है, इसलिए मैं अगर ऐसे ऐसे तेज करूंगा तो मेरे को यहाँ पे हवा आ रही है। स्पेस में जब मैं हिला रहा हूँ तब तो कोई और पार्टिकल नहीं हिल रहा, और यहाँ भी जब हवा हिल रही है तो हवा के पार्टिकल्स हिल रहे हैं, व्यापक नहीं हिल रहा। ताप, ध्वनि, विद्युत, जो प्रॉपर्टीज होती हैं एटम्स की, मॉलिक्यूल्स की, एंटिटीज की, इलेक्ट्रिसिटी, हीट और साउंड, इनका ट्रांसफर इकाइयों के बीच हो रहा होता है, व्यापक से इनका ट्रांसफर नहीं हो रहा होता। जो ट्रांसफर ऑफ फोर्स, ट्रांसफॉर्मेशन, ये सब इकाइयों में है। ये परिवर्तन या तो क्वांटिटेटिव हो सकता है, क्वालिटेटिव हो सकता है, इसका पूरा रेंज है, साइंस ने बहुत अच्छे से समझा है। पर व्यापक में कोई ना कोई ट्रांसफर हो रहा है, ना व्यापक में कुछ कम ज्यादा हो रहा है। एट द सेम टाइम अगर मैं आपको देखना चाहता हूँ, मेरे सामने हाथ है, दैट मीन्स अब मैं आपको नहीं देख पा रहा क्योंकि हाथ है तो ट्रांसपेरेंट, हवा ट्रांसपेरेंट। पर हाथ को मैं कैसे देख पा रहा हूँ, तो हवा ट्रांसपेरेंट है। पर अगर व्यापक मेरे और हाथ के बीच में है तो हाथ को देखने के लिए व्यापक को भी ट्रांसपेरेंट होना है, और वो दिखता ही है। तो इसलिए ये भी देख सकते हैं कि व्यापक जो है वो इसी चीज को अपने अंदर वो ताप ध्वनि विद्युत इकाइयों के बीच का एक्सचेंज है,
एट द सेम टाइम इस एक्सचेंज में व्यापक एक ट्रांसपेरेंसी बनाया हुआ है, तो इस एक्सचेंज में व्यापक कोई बाधा नहीं डालता, इस ट्रांसफर में, इस एक्सचेंज में पहचाने निर्वाह करने में। तो इकाइयाँ कुछ स्थान पर हैं, स्पेलिंग मिस्टेक के बीच च रह गया, कुछ स्थान पर है, उनका आकार है, उनकी सीमा है, उनका शेप है, और फंडामेंटल में हम जड़ इकाइयों को, मटेरियल को देख सकते हैं सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस, और फिर एक चेतन इकाई जो कॉन्शियसनेस है। और व्यापक खाली स्थान है, उसमें उसकी कोई सीमा नहीं है, उसकी प्रॉपर्टीज जो उस पर हम बात कर चुके हैं। और जैसे सॉलिड, लिक्विड, गैसेस हैं, उसके हिसाब से उनका ट्रांसपेरेंसी, ओपेसिटी, हीट और ये सब है। व्यापक में ये प्रॉपर्टीज नहीं है, पर इट इज ट्रांसपेरेंट एंड इट इज, वो पारदर्शी है, एक्सचेंज में बाधा नहीं डालता, और पारगामी है, मूवमेंट में बाधा नहीं डालता। तो यहाँ मोमबत्ती जलाऊं और यहाँ पे मैंने एक पार्टिकल रखा है, तो यहाँ से धीरे धीरे गर्मी यहाँ तक फैलती जाएगी, पर ये हवा के पार्टिकल्स को गर्म करते हुए जा रही है। इसलिए अगर मैं यहाँ भी हाथ रखता हूँ, आग को नहीं छू रहा, हवा का पार्टिकल गर्म है। धीरे धीरे एज डिस्टेंस इंक्रीज, हवा का पार्टिकल का हीट कम हो जाता है, पर यहाँ पार्टिकल के थ्रू वो हीट पहुंची है, पर व्यापक गर्म नहीं हुआ, पार्टिकल्स ही गर्म हुए हैं, और व्यापक हीट के ट्रांसफर में कोई बाधा नहीं डाली। तो आज हमने दो टॉपिक्स किए, लीजिए ढीले और घेरे होने को, और इकाई और व्यापक के कुछ डिफरेंस को देखते थे। तो मुझे लगा था कि आज हम इतना इस पे रुकते हैं, और एक बार थोड़ा अगर समंदर संजीदा को जिसमें ऐड ऑन करना चाहेंगे, उसके बाद थोड़ा क्यूएनए के लिए टाइम देते हैं। तो हमने ऐसा सोचा था कि रोज दो बिंदु ले लेंगे और उस पर अच्छे से चर्चा करेंगे, ताकि एक दूसरे फैलाते हुए जाए, और फिर इसका जो मैनिफेस्टेशन बिहेवियर में है, जो थॉट्स में है, जो दुनिया में है, एक बॉटल से लेके मेरे सुखी होने तक कैसे लिंक करता है, इस सबका इसका मैनिफेस्टेशन धीरे धीरे और गहराई से। श्रवण भैया, संजीव भैया, आप लोग को जोड़ना चाहेंगे इसमें? भैया एक छोटी सी बात मेरे को लग रही थी, वैसे तो काफी रिवीलिंग था, मेरे को भी काफी अच्छा लगा, कई चीजें अपनी भी साथ साथ क्लियर हो रही हैं इसमें। लेकिन जो आपने जैसे बताया ना कि ध्वनि, ताप, तरंग, इन ये व्यापक पर नहीं होती, इसी में ही मेरे को एक शब्द और आता है, शायद वो उससे मेरी स्पष्टता ज्यादा बनी जब मैं इस चीज को समझ रहा था। आवाज आ रही है मेरी भैया? जी भैया, आ रही है। अच्छा, कहीं मैसेज आया कि नहीं आ रही थी इसलिए। तो एक मेरी जहां से स्पष्टता बनी कि व्यापक जो है ना, ये दबाव से भी मुक्त है। तो मुझे इससे इसको ज्यादा क्लियर हुआ, जैसे कि आपने जो हवा का एग्जांपल दिया, तो हम देखते हैं कि हवा में हवा है हमारे आसपास, कमरे में मैं बैठा हूं तो इसमें ऑक्सीजन है। अब ऑक्सीजन को हम एक सिलेंडर में बंद कर सकते हैं, कोई भी गैस है उसको एक सिलेंडर में बंद कर सकते हैं, तो उसको हम दबाव के थ्रू कॉन्सेंट्रेट कर देते हैं एक सिलेंडर में। तो जो जो हवा के पार्टिकल्स थे, वो हवा के पार्टिकल्स एक दूसरे के पास आ गए, तो जो दबाव हमने डाला वो हवा पे डाला। जो हवा के पार्टिकल्स के बीच में स्पेस था, स्पेस दबाव से मुक्त है ना। तो पार्टिकल्स पे दबाव पड़ रहा है, वस्तुओं पे दबाव पड़ रहा है, एटम्स पे दबाव पड़ रहा है, व्यापक पे दबाव नहीं पड़ रहा। ये मतलब जो जिस तरह से आपने वो 3 शब्द लिखे थे, मुझे लगा कि उसमें दबाव वाला एलिमेंट भी जैसे एक बार ध्यान में आ जाए तो थोड़ा और आसानी से मुझे क्लियर हुआ था, इसलिए मैं ये शेयर करना चाहता था। बाकी आगे बढ़ाए भैया। भैया उसमें और भी प्रॉपर्टीज भैया ने बताया, प्रेशर है, इन सब है, तो हम ये देख सकते हैं कि जो भी एट्रीब्यूट्स फिजिकलिटी की है, वो हम, और कॉन्शियसनेस की भी है, इन दोनों के एट्रीब्यूट्स हम देखते हैं व्यापक पे नहीं होते। एक वंदना जी का क्वेश्चन था कि व्यापक सूक्ष्म कैसे है, तो वैसे तो व्यापक को भी सूक्ष्म नहीं कहेंगे, वो सूक्ष्म से भी वो और सटल है, तो उसका तो सूक्ष्म जीवन के लेवल पे कहा जाता है वैसे मध्य दर्शन में। तो सूक्ष्म बस इतना कहा कि वो सटल है, वो इन जीवन और जड़ से भी वो और एक गहरी चीज है, तो उस और ही ध्यान आकर्षण है, उसको सूक्ष्म वैसे कहना ठीक नहीं होगा, वो आपकी बात ठीक है। चलो भैया, कुछ जोड़ना चाहेंगे? हाँ, इसको यहाँ कारण कहा गया। मेरी आवाज में शायद शोर आ रहा होगा, इसलिए मैं बोलना नहीं चाह रहा था। हाँ, आवाज साफ आ रही है भैया? हाँ हाँ, समझ आ रहा है भैया, चालू रखिए। अच्छा, हाँ, तो यहाँ अगर कहेंगे वंदना दीदी, तो इसको कारण कहा गया है। कारण का मतलब यही है कि कारण क्या मतलब, महाकारण कहा गया है। कारण तो आत्मा और बुद्धि को कहा गया है। हाँ, कारण जी। तो अभी जो मेरा जो
मेरा मेरा जो ध्यान आ रहा था जब अंकित भैया रख रहे थे, तो हम ये सोच रहे थे इतने दिनों तक हमने जीवन क्रिया किया और व्यापक कर रहे हैं, तो आखिर जीवन क्रिया को इतना क्यों किया, मतलब उसको साक्षात्कार बोध तक लेकर के गए तो बढ़िया था। हम 4.5 क्रिया में जी रहे हैं, मजे में जी रहे हैं, क्या जरूरत थी साक्षात्कार बोध ये सब में ध्यान दिलाने की। तो आज जो अंकित भाई ने रखा उसमें स्पष्ट हुआ कि अनुभव हमारा लक्ष्य है। अनुभव हमारा लक्ष्य इस दृष्टि से है कि जिसमें हम डूबे भीगे घिरे हैं उसको ही हम नहीं जानते हैं, और जो जानने वाली चीज है वो अनुभव में आती है, रियलाइज होती है। तो इसलिए हमको साक्षात्कार बोध पूर्वक अनुभव को समझना है। तो कुल मिलाकर के अनुभव की जो योग्यता है वो आत्मा में है, अनुभव क्रिया में है, मतलब अनुभव क्रिया जो है वो आत्मा की योग्यता है। अब अगर आत्मा मतलब बुद्धि चुप है, तो बुद्धि चुप है तो बुद्धि और आत्मा के बीच में जो कनेक्शन नहीं है उसके कारण वो अनुभव हमको होता नहीं है। तो सारा का सारा जो साक्षात्कार बोध है वो अनुभव के लिए है। अनुभव क्या चीज का? तो सत्ता का। तो अब जो हम लोग दृष्टियां देखे थे तुलन में, न्याय धर्म सत्य, तो उसमें न्याय स्पष्ट होता है साक्षात्कार पूर्वक। एक एक मूल्य को हम समझते हैं, ये 30 मूल्यों को समझना, ये न्याय स्पष्ट होना है। तो फिर जो बोध होता है, ये सभी का एक में कनेक्ट होना, कनेक्शन होना, ये बोध होता है। ये सारी चीजें कैसे जुड़ी हुई हैं, तो हमको धर्म समझ में आता है। तो न्याय का मतलब मूल्य समझ में आया तो न्याय है, और मूल्य सारे एक दूसरे में जुड़े हुए पूरी व्यवस्था समझ में आती है, वो धर्म है। और आज जो ये चीजें बातें की गई, इससे जो ध्यान जाएगा कि ये सत्य क्या है, तो सह अस्तित्व ही सत्य है। तो सत्य का अनुभव होता है। तो जो न्याय धर्म सत्य 3 दृष्टियों की बात हुई थी, तो सत्य दृष्टि जो है वो अनुभव पूर्वक ही आती है। तो एक्चुअली जो दृष्टि बदलने की बात है तुलन में, वो अनुभव पूर्वक ही आती है। पूरी दृष्टि जो मतलब 4.5 क्रिया से 5 क्रिया होना, मतलब 10 क्रिया होगी तो 5 ये पूरा होगा। तो मतलब ये 5 पूरा होके छठवां नहीं होता है, 10 ही पूरा होगा फिर। तो ये जो हम जीवन क्रिया में चीजों को समझे थे उसको यहाँ स्पष्ट करें कि न्याय धर्म और सत्य। तो व्यापक जो है ये व्यापक, अब यहाँ से मुझे जो, मैं जब इस शिविर को किया था और व्यापक पे मेरा ध्यान गया था, तो मुझे वो सूत्र समझ में आया था, वसुधैव कुटुंबकम। ये जो सूत्र दिया गया है शायद उसमें मंडूक उपनिषद में, किसमें है याद नहीं आ रहा हमें, महोपनिषद में शायद है। तो वो हमें स्पष्ट हुआ कि क्यों हम विश्व को परिवार कह रहे हैं। तो जैसे हम एक परिवार में, एक घर में रहते हैं, तो एक उसकी शरीर परंपरा है, मतलब हमारे कोई बाबा दादा है, नाना नानी है, उससे जुड़ा हुआ सारा का सारा जो संबंध है उसको हम परिवार बोल रहे हैं। यानी एक घर में रहने वाले एक शरीर परंपरा, जो चीज मतलब जो भी शरीर उसमें से पैदा हुआ है और उसमें ही है, उसमें ही बना हुआ है, उस सबको हम परिवार बोलते हैं। तो अगर संपूर्ण संपूर्ण अस्तित्व किसी वस्तु में डूबा भीगा घिरा है, तो उसके अंदर जो डूबी भीगी घिरी हुई चीजें हैं वो सभी एक परिवार का हिस्सा है। तो मानव भी उसमें, चूंकि सभी मानव डूबे भीगे गिरे हैं, तो उससे मेरा तर्क जो बना था, मैं ये नहीं कह रहा हूं आपका भी यही तर्क बनेगा, आपका कोई और तर्क हो सकता है, मेरा ये तर्क बना था कि इस ढंग से है। तो जो हम व्यापक में डूबे हैं, भीगे हैं, घिरे हैं, जो पदार्थ अवस्था है वो भी व्यापक में डूबी है, भीगी है, घिरी है, जो जीव अवस्था है वो भी व्यापक में डूबी है, भीगी है, घिरी है, और जो प्राणावस्था है वो भी व्यापक में डूबी है, भीगी है, घिरी है। तो हम सभी मानव भी आपस में इंटरकनेक्टेड इस कारण से हैं, और ये 4 अवस्थाएं भी आपस में इंटरकनेक्टेड इस कारण से हैं। ये सारा का सारा तस्वीर हमारे ज्ञान गोचर विधि से स्पष्ट होता है। तो मुझे ये, जब मैं ये किया था तो मुझे ये चीजें बहुत स्पष्ट हुई थी और मैं बहुत रिलैक्स हुआ था। तो मुझे लगा ये इतना शेयर करना चाहिए। बाकी आज कुछ प्रश्नोत्तर भी ले सकते हैं। जी जी भैया, धन्यवाद। एक्चुअली आवाज इसलिए हो रही होगी कि मेरे यहाँ बहुत ज्यादा बारिश हो रही है और मैं एक कटेज में बैठा हूँ, तो इसलिए हमें लगा आवाज ज्यादा हो रही है। क्यों भैया? तो भी प्रश्नोत्तर ले लेते हैं। मेरा एक आग्रह है, अभी हम इसको तुलना या कंपैरिजन में ना जाएं। तो उसका मतलब है कि अभी हमने साइंस में और अपने काफी सारे अदर टेक्स्ट में, नॉन साइंस साइंस या फिलोसॉफिकल टेक्स्ट में बहुत कुछ पढ़ा सुना है, ओरिजिन के बारे में, यूनिवर्स के बारे में, स्पेस टाइम के बारे में। तो अभी मेरा आग्रह है कि 1-2 सेशन और यहाँ पे क्या कहा जा रहा है उसको पहले एक बार देखते हैं।
एक बार ये क्लियर हो गया कि हम मीनिंग क्या कहा जा रहा है, देन वी कैन टॉक ऑन सम कॉमन पैरामीटर्स। जैसे अब देखिए विश्वास, अभी हम एक ऐसे स्तर पे पहुंचे हैं जो विश्वास को हम बहुत डीप पे बात कर पाते हैं, बिकॉज वी आर बोथ ऑन द सेम प्लेटफॉर्म इन टर्म्स ऑफ वर्ड मीनिंग्स। तो अभी उसको स्पष्ट करने के लिए हम भी रहे, और फिर धीरे धीरे जो टेम्पटेशन जो रहता है कि बाकी सब चीजें कनेक्ट कर रहे हैं इमीडिएटली, और उसको फिर अगले हफ्ते फिर हम धीरे धीरे और चीजों के साथ कनेक्ट करते हैं। ठीक है, तो अभी प्रश्न उत्तर ले लेते हैं अभी, और ब्रीफ में रखेंगे। हम कोशिश करते हैं 5-6 मिनट में जितना करेंगे, और इसको हम कंटिन्यू करेंगे। इसलिए अभी मेरे से 2 बिंदु आज हमने स्पष्ट किए, श्रवण भैया ने भी और कुछ बिंदु पे ध्यान दिलाया। वी विल कम टू इट एंड वी कवर ऑल ऑफ दैट। मानव लक्ष्य, फैमिली, ये सब वो सब क्यों कनेक्टेड है, कैसे रहेंगे, वो सब है। जी हेलो, 5 मिनट शेष हैं, तो हमारे साथी जो प्रश्न रखना चाहते हैं वो रख सकते हैं। जी हेलो अंकित भाई, जी क्या व्यापक स्टेबल है? मीन्स उसमें कुछ भी हम ना ऐड कर सकते हैं ना उसको सब्सट्रैक्ट कर सकते, एंड मतलब स्टेबल मीन्स एकदम वो रिएक्ट नहीं कर सकता किसी के साथ, या कोई चीज़ उसके साथ रिएक्ट नहीं कर सकती, वो जैसा है वैसा ही है। ऐसा ही है। देयर इज नो, कोई उसमें कोई परिवर्तन नहीं है, ना क्वालिटेटिव ना क्वांटिटेटिव। और पर उसका जो उसका मैनिफेस्टेशन है वो हमें है। मैनिफेस्टेशन है, हम उससे ऊर्जित हैं, वी एनर्जाइज्ड। उससे तो एक दिशा है व्यवस्था की, हार्मनी की। पर हमारे रहने से, होने से, कुछ तो करने से स्पेस स्पेस में कुछ में फर्क नहीं। वो एनर्जी, व्हाट इज दैट? लाइक अगर मैं कहूँ कि एयर हो, तो एयर इज आल्सो ऑन सम प्लैनेट्स, इट्स नॉट ऑन एवरीवेयर। अगर स्पेस में देखें तो मतलब ऐसी क्या एनर्जी है कि जिसके थ्रू कुछ ट्रांसमिशन भी नहीं है, येट ट्रांसमिशन है प्लैनेट्स पर या लाइफ फॉर्म्स पर? सो व्हाट इज दैट? अगर ऐसी कोई चीज़ है तो इट मीन्स कुछ तो उसके अंदर वेरिएशन होना चाहिए। उसकी इतनी स्टेबिलिटी फिर कैसे हो सकती है? These are few questions. ठीक है, सो तो क्यों का सवाल तब आ सकता है जब क्या क्लियर है। तो क्या को थोड़ा स्पष्ट करते हैं कि व्हाट आर उसकी क्वालिटीज। तो अभी प्रपोजल को ऐसे लेके चले, लेट्स नाउ इमेजिन और रिफ्लेक्ट अपॉन एन एंटिटी जिसमें जिसमें इकाइयां हैं, और इकाइयों के मूवमेंट एक्सचेंज से उसमें कोई इम्पैक्ट तो नहीं हो रहा है। एट द सेम टाइम उसके होने से इकाइयों में एक हार्मोनियस एग्जिस्टेंस है, उसमें एनर्जी है। इसको ऐसे इमेजिन करते हैं फिर, क्योंकि आपका क्वेश्चन ये आ रहा होगा कि इकाइयों के मूवमेंट इंटरेक्शन से स्पेस कैसे में चेंज नहीं आ रहा है। बिकॉज राइट नाउ पैराडाइम इज कि हम अभी भी पार्टिकल्स और एंटिटीज के डोमेन में हैं। तो थोड़ा उसको एक्सपैंड करेंगे, और कुछ दिन उस पर लगते हैं, फिर कम एनर्जी पे, ऊर्जा पे हम लोग आएंगे। नेक्स्ट वीक विल हैव अ डिस्कशन ऑन ऊर्जा। एक दिन हम ऊर्जा पे लगाएंगे। आज पहले उसकी कुछ जो फिजिकल नॉन फिजिकल डायमेंशन उस पर बात हुई, और विल कम टू द ऊर्जा पार्ट। भीगा डूबा गिरा एक एक बहुत बड़ा अपने में ही एक एक साल करने वाला टॉपिक है। हम उसको एक एक सेशन में फिर भी करेंगे। ऊर्जा पे जब आएंगे देन वी कैन डिस्कस मोर। ओके, धन्यवाद भैया। ओके, कोई साथी जो प्रश्न पूछना चाहें? चलिए जी तो भैया, जी भैया मैं पूछूं? मेरा प्रश्न श्रवण भैया से है। तो श्रवण भैया बता रहे थे कि अनुभव जो है वो हमारा लक्ष्य है, माने जिस व्यापक में हम डूबे हैं उसको जानना हमारा लक्ष्य है, और अनुभव की जो योग्यता है वो हमारी आत्मा में है। तो उसके बाद उन्होंने बुद्धि और आत्मा के बारे में थोड़ा सा बताया था, वो मुझे स्पष्ट नहीं हुआ कि ये जी श्रवण भाई थोड़ा सा इसको और स्पष्ट करेंगे? जी ये एक चित्र भी मैं अच्छा, ये डाला स्लाइड है। भी ला दिया भैया, बढ़िया। हाँ भैया, तो इस पे अच्छा अगले हफ्ते कंटिन्यू करेंगे, अभी आप शेयर कर सकते अच्छा अच्छा ठीक है, क्योंकि अनुभव की थोड़ी बात आ गई थी अंकित भैया के उसमें, तो इसलिए मैं उसको रख दिया था। हैं। बाकी ठीक है, इस पे डिटेल आगे होगा। तो हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि बुद्धि अगर चुप है, ऐसा जब ये क्रिया चल रही थी तो उसमें ध्यान आया था कि बुद्धि अगर चुप है तो फिर आत्मा से और बाकी की जो क्रिया है, मतलब अभी जो ये महाकारण जो कहा था उसमें यहाँ पर इस दर्शन में शरीर को स्थूल कहा है, मन और वृत्ति और ये जो 4.5 क्रिया है उसको सूक्ष्म कहा है, और जो चित्त और
ये जो ऊपर की क्रिया है इसको बुद्धि और आत्मा को जो है वो कारण कहा है और व्यापक को महाकारण कहा है। तो एक्चुअली जो कारण क्रिया है और जो सूक्ष्म क्रिया है उसके बीच में कनेक्शन नहीं रहता, इसलिए हम वो बैरियर पार नहीं कर पाते। तो साक्षात्कार बोध जो है वो बैरियर हटना है, तो साक्षात्कार बोध पूर्वक हम अनुभव संपन्न हो सकते हैं, ऐसा इसमें कहा गया। बाकी आगे और चर्चा होगी तो और स्पष्ट होगा। जी बढ़िया भैया, धन्यवाद। अभी समय समाप्त होने को है, तो साथियों कल फिर मुलाकात होगी। अपने प्रश्नों को कहीं ना कहीं अंकित करके रखें और बहुत सुंदर आगे की चर्चा को लेकर आगे वही अभी अंकित कर रहा था मैसेज में कि आपने अंकित जी के लिए अंकित करें। अंकित जी के लिए अंकित करें। इस पे थोड़ा सा अच्छे से सोचें एंड लेट्स टाइम भैया आज ठीक से व्यापक में पहुंचे हैं। अच्छा भैया जी, और फिर हम लोग बिल्ड करेंगे, अच्छे से बात करेंगे, अच्छे से कनेक्ट करेंगे इसके साथ, तो वो इस पर्सपेक्टिव से। तो इस पे जो भी क्वेश्चंस होंगे उसको अच्छे से पोस्ट कीजिए कुछ, और फिर हम उसको नेक्स्ट सेशन में टेकअप कर सकते हैं।